साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महिपाल सर साइंस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि हम एलडीसी का, देखिए एलडीसी के लिए अपने जो टॉपिक बचे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टॉपिक आज अपना रहेगा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। अपने लिखा कुपोषण पोषक पदार्थ आदि का। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा जो वनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें हमने 4-5 यानी टोटल देखिए 7-8 घंटे की मैराथन ली थी। तो जो टॉपिक अपने कवर किए थे, आपने देखा होगा जो सवाल वहां से आए थे वो अपने यहाँ पर सिर्फ 7-8 घंटे की क्लास से ही कवर हो गए थे। तो ठीक इसी प्रकार उम्मीद करते हैं कि एलडीसी के लिए भी ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स एलडीसी के लिए स्पेशली। और नॉर्मली 1 से 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल पोषक पदार्थों का। तो यहां पर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक आ रहा है कि लोगों को, चलो अगली जो स्लाइड होगी उसमें लोगों को थोड़ा अपन लाइट कर देंगे, इसमें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, फिर इसको थोड़ा लाइट कर देंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब पोषक पदार्थों का पहला सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव वातावरण से पदार्थ ग्रहण कर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा, संतुलित भोजन केवल ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता है। तीसरा, संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? जैसे यहां पर अपने पहला लिखा है कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा। तो बताइएगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है। हट जाता हूं साइड से और एक बार आप बता दें कौन सा आंसर यहां पर रहेगा अपना। यहां पे आपसे पूछा गया है पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, यानी न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है उसके बारे में पहला कथन लिखा गया है। हाँ, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आप सभी का महिपाल सर साइंस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके अलावा जिन्होंने शेयर नहीं किया है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मेरे पास मैसेज भी आए थे कि कोर्स कब लॉन्च होगा, जैसे RS के, आप देखो यूट्यूब पे बहुत सारों ने कमेंट डाले थे, मेरे व्हाट्सएप पे भी आए। तो हम अब 1-2 दिन के अंदर ऑफ ये जो है ऑफर लॉन्च कर देंगे, कोर्स शुरू हो जाएंगे। और जुलाई के पहले सप्ते में, यानी उम्मीद है कि 6 तारीख से, जुलाई से सोमवार होगा, उससे अपना सभी जो कोर्स है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। आ गया कौन सा सभी वाला? देखते हैं। पहला, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव वातावरण से पदार्थ ग्रहण कर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही। पोषण क्या होता है? पोषण बाहर से, जैसे हम पोषक पदार्थ लेते हैं, खनिज है या फिर जल है या फिर विटामिन है, ये कहीं ना कहीं बाहर से, वातावरण से ही हम ले रहे हैं। और क्यों लेते हैं? ताकि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जैसे शरीर में हम कहेंगे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा वो हमारे जो रोजाना काम हम करते हैं तो उसके लिए जितनी हमारे बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा ये हमारी डेली यानी प्रतिदिन जो सेल्स होती है वो डैमेज होती है तो उनकी रिपेयर करने में भी ये सहायता करते हैं। तो बिल्कुल पहला सही है और अपने से सही ही पूछा गया है। तो देखिए, ये ऑप्शन हट जाएगा, बी यहाँ पर आंसर अपना नहीं रहेगा। फिर है, संतुलित आहार केवल ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाता। देखिए, ये कथन गलत है। संतुलित भोजन के 3 कार्य हैं, आप लिखना चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। इनके 3 कार्य हैं मुख्य रूप से। एक तो कौन सा है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी, यानी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना भी काम होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर डाइट नहीं ले तो जल्दी बीमार हो जाता है। तो पोषक पदार्थ शरीर को लड़ने, बीमारी से लड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन जो कार्य होता है उनके लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। और इसी तरह से जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती, डैमेज सेल्स होती है, तो क्षतिग्रस्त
कोशिकाओं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। तो ये तीन कार्य होते हैं। तो दूसरा गलत हो गया। अब देखिए दूसरा गलत हुआ है, दूसरा गलत हुआ है तो समझ में आ गया कि उत्तर ही आ गया अपना, कौन सा, पहला और तीसरा। और तीसरा क्या है, संतुलित भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। बिल्कुल, वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। अब संतुलित भोजन में 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक तो है विटामिन, विटामिन, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फिर यहां पर आप देखो वनपाल, मेरे यहां से सवाल आया था कि जब पचते हैं तो इनका उत्पाद क्या बनता है। इसी तरह से प्रोटीन, प्रोटीन। देखिए वनपाल के आंसर की भी हमने जो है आज ही क्लास ली थी, अगर नहीं देखी है तो वहाँ से भी हमने देख लें, साइंस के जो क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। इसके अलावा फिर आएगा फैट, वसा, इसके बाद में मिनरल्स यानी खनिज, और इसके बाद में पानी, जल। ये आएंगे पोषक तत्व। मुख्य रूप से 6 पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। क्लियर? तो ये तीन सही, पहला और तीसरा सही है और दूसरा इसमें गलत है। तो आंसर सी होगा। बिल्कुल, चलें अगले क्वेश्चन पर। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ पे। फिर अगला आप देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर आपको बताना है कि लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी कुपोषण यानी मॉल न्यूट्रिशन कहलाती है। कुपोषण केवल शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न करता है यानी फिजिकल वीकनेस। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट हो सकता है। सही है, एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। और टाइम आपके पास 10 सेकंड का शुरू हो चुका है। बता दें कौन सा उत्तर रहेगा, न्यूट्रिशन से संबंधित है। और देखिए अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम मैं लिख देता हूं, महिपाल सर साइंस। और एक दो दिन में साइंस के जितने भी जो कोर्सेज है वो लॉन्च होने वाले हैं, ये लॉन्च होने वाले हैं। तो ये आपको एक दो दिन में वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि ये भी आ गया है और कोर्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या प्राइस है। और जुलाई का जो फर्स्ट वीक है और 6 तारीख पूरा प्रयास रहेगा कि अपनी यथावत जो क्लासेज होती है उनको हम स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्हों, और स्पेशली देखिएगा एसआई का सितंबर में एग्जाम है, सीईटी का है 10+2 का, और आरएस प्री नवंबर में। इसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला ये कोर्स हम स्पेशली लॉन्च करने वाले ही हैं और एग्जाम से पहले इनका सिस्टमेटिक आपके सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो जो भी विज्ञान से संबंधित कोर्स परचेज करना चाहे तो कुछ दिन रुक जाए, एक दो दिन के लिए, फिर आप तुलना करें, फिर कहीं से भी आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से परचेज करें। और हाँ, मैं ये आपसे आश्वस्त कर सकता हूँ कि जिनका कभी परीक्षा में साइंस के कारण कोई पेपर क्लियर नहीं होता है तो यहाँ आप एक बार अपनी ये जो क्लासेज है वो भी देख सकते हैं और कोर्स परचेज करके देखिए, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। देखें पहला कि लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी। अच्छा, सभी आंसर आ रहा है। चलो, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया एक बार बता दें कौन सा रहेगा, साइड से मैं हट गया हूँ। सभी वाला आते ही अपने दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये उत्तर सही होगा। कौन सा रहेगा बता दें। सभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। देखिए सबसे पहले लंबे समय तक किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी कुपोषण कहलाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें से कोई सा भी जो 6 पोषक तत्व लिखे थे इनकी किसी की भी कमी होगी, इसको मॉल न्यूट्रिशन कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें तो पहला सही है,
तो पहला सही हुआ, तो ये ऑप्शन हट गया, यानी अपना सी तो यहाँ नहीं रहने वाला है। कुपोषण केवल शारीरिक दुर्बलता, जबकि देखिएगा यहाँ लिखा है मानसिक, तो दोनों के लिए आवश्यक होता है, और इन दोनों में से लगेगा एक सही है, तो बिल्कुल केवल शारीरिक के लिए, हाँ शारीरिक के लिए होता है, लेकिन केवल शारीरिक दुर्बलता के लिए उत्तरदायी नहीं होता, मानसिक भी होगा, तो दूसरा हट जाएगा, तो दूसरा हट जाएगा। फिर है कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों दुर्बलताओं के रूप में प्रकट हो सकता है, तीसरा भी है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन अपना बी आ गया। क्लियर है ये? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन भोजन के सूक्ष्म घटक है, यानी ये जो है माइक्रो एलिमेंट्स और कंपोनेंट ऑफ फूड आर विटामिन। विटामिन की कमी से विशिष्ट रोग उत्पन्न हो सकते हैं, स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है। विटामिन शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व है, और सही उत्तर कौन सा, एक दो, दो तीन, एक तीन, या तीनों ही सही है। आपका टाइम शुरू हो जाता है 10 सेकंड का, और बताइएगा कौन सा आंसर रहेगा। यानी विटामिन से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है ये। हाँ हाँ, सभी का स्वागत है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दोस्तों एक बार अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। विटामिन के बारे में है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में और वसा में घुलनशील होते हैं। हो गया कि विटामिन भोजन के सूक्ष्म घटक है, यानी कम मात्रा के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही है, आपको याद होगा हमने लिखा था सबसे ज्यादा पानी होता है, तो पहला सही है, ये हट गया बी। विटामिन की कमी से विशिष्ट रोग हो सकते हैं, बिल्कुल आपको याद होगा हम जब पढ़ते हैं, जैसे मैं कहूँ विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से जैसे बच्चों में रिकेट्स है, बच्चों में रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसी प्रकार ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लडिंग होने से मौत हो जाती है। इसी तरह से विटामिन बी वन की कमी से, विटामिन बी वन की कमी से आपको याद होगा हमने बेरी बेरी रोग लिखा है। इसी तरह से B2 तो किलोसिस है, B3 पेलाग्रा है। विटामिन जैसे शी है, तो शी की कमी से स्कर्वी है। और ये जितने भी जो रोग हैं ये सब के सब असंक्रामक होते हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे में तभी जाएंगे जब पोषक तत्वों की कमी होगी, तो ही जाएंगे। क्लियर? तो विशिष्ट रोग हो सकते हैं, दूसरा भी सही है, तो ये हट गया, ऑप्शन सी नहीं होगा। विटामिन शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व, ये कथन गलत है। विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन को कहते हैं उपापचय नियंत्रक, उपापचय नियंत्रक, यानी मेटाबॉलिक रेगुलेटर इनको कहा जाता है, उपापचय नियंत्रक कहा जाता है विटामिन को। ऊर्जा देने वाले तीन पदार्थ है, तो इसका मतलब पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। और देखिए विटामिन जो होते हैं इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा देने वाले पदार्थ जो है जिनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है वो है प्रोटीन, वसा यानी फैट, इसके अलावा यहां पर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग बराबर ही मिलती है। तो विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो यहां पर ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फिर यहां इन रोगों के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है? तीन कथन लिखे गए। स्कर्वी में मसूड़ों से रक्त बहता है, गम से ब्लडिंग होती है, इसको स्कर्वी कहते हैं। रिकेट्स में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। तो ये अपने से पूछा गया है, और अब आपको बताना कौन सा सही है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पहला दूसरा और तीसरा। तो बताइएगा, विटामिन और उनसे संबंधित रोगों का पूछा गया है। 10 सेकंड का आपका समय है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो बता दें जल्दी से कौन सा आंसर रहने वाला है।
बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा कथन सही होगा? कौन सा आएगा? बताएं। बताइए कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? स्कर्वी मसूड़ों में खून बहता है, बिल्कुल सही है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। फिर रिकेट्स में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, बिल्कुल सही है। रिकेट्स जो है इसमें ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और पेलाग्रा विटामिन बी 3 की कमी से होता है, बिल्कुल। पेलाग्रा जो होता है विटामिन बी 3, अर्थात इसका रासायनिक नाम है नियासिन, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। और देखिएगा पेलाग्रा जो है, ये पेलाग्रा, इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम क्यों कहते हैं 4D सिंड्रोम? तो इसका कारण है कि इसमें एक तो डायरिया, दस्त, डायरिया, डर्माटाइटिस, डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, डिमेंशिया और डेथ, ये हो जाते हैं, इसको 4D कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अच्छा सवाल है, लेकिन सिंपल सा है, लेकिन फैक्ट थोड़े कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए। संतुलित भोजन की अवधारणा केवल पोषक तत्वों की उपस्थिति पर आधारित नहीं, बल्कि उचित मात्रा पर भी निर्भर है। यानी पोषक तत्व आवश्यक नहीं, कितनी मात्रा में, ये भी बताती है संतुलित भोजन की अवधारणा बैलेंस डाइट की। किसी पोषक तत्व की कमी तथा अधिकता दोनों ही भोजन को असंतुलित बना देती है। यानी केवल कमी से ही नहीं, अधिकता से भी हानिकारक ये हमारा प्रभाव हो सकता है। असंतुलित भोजन लंबे समय तक लेने पर कुपोषण उत्पन्न हो सकता है। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा और सभी। आपका टाइम शुरू होता है, मैं साइड में आ गया हूँ, एक बार आप पूरा पढ़ के जल्दी से उत्तर दे दें।
बताइए जल्दी से कौन सा आ जाएगा। बताएं जल्दी से। हो गया। पहला, संतुलित भोजन की अवधारणा केवल पोषक तत्वों की उपस्थिति पर नहीं बल्कि उनकी उचित मात्रा पर भी आधारित है। तो संतुलित भोजन की अवधारणा बताइए सही है या नहीं? केवल मात्रा जरूरी होती है, यानी भोजन होना ही जरूरी है, या मात्रा भी होती है संतुलित की? या केवल भोजन होना चाहिए, जैसे दाल हम कह रहे हैं कि एक दाना होगा तो भी वो अपने लिए सफिशियंट होगा, या फिर मात्रा होनी चाहिए? कौन सा होगा? तो बिल्कुल संतुलित भोजन की अवधारणा केवल पोषक तत्वों की उपस्थिति पर आधारित नहीं, बिल्कुल सही है। मात्रा भी जरूरी है, केवल होना नहीं, कितनी मात्रा है वो भी जरूरी होती है। जैसे हम कहते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 75 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, ये स्वस्थ व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं कि वसा चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए ये भी जरूरी होता है। तो पहला सही है, तो ये हट गया। फिर क्या, किसी पोषक तत्व की कमी तथा अधिकता दोनों ही भोजन को असंतुलित बना देते? बिल्कुल, कमी से भी होता है और अधिकता। जैसे वसा अधिक है तो वसा, ये हम कह रहे हैं वसा, और वसा की अधिकता हुई तो मोटापा हो जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, जो है कार्डिक डिसऑर्डर, अटैक का खतरा। तो दोनों स्थिति हानिकारक होती है। तो दूसरा भी सही है, तो ये हट गया। तीसरा क्या है, असंतुलित भोजन लंबे समय तक लेने पर कुपोषण उत्पन्न हो जाएगा? बिल्कुल, लंबे समय तक अगर हम संतुलित भोजन पोषक तत्व नहीं ले तो मॉल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो जाएंगे। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, एक बार सबका स्वागत है दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, नए कोर्स लॉन्च होने वाले हैं अपने। तो जो भी साइंस का परचेज करने वाले हैं कहीं से, एक बार आप थोड़ा रुक जाइएगा, 2-3 दिन वेट करें। फिर अब प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मैरास्मस हो जाता है। सही उत्तर बताना है। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मैरास्मस हो जाता है। मैरास्मस में शरीर अत्यधिक दुबला पतला हो जाता है। मैरास्मस में शरीर में वसा और मांसपेशियां सामान्य बनी रहती है, यानी जो वसा मतलब हो गया फैट, और मसल्स यानी मांसपेशियां, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको बताना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये कौन से सही होंगे? बताइए, 10 सेकंड का आपके पास समय शुरू होता है और जल्दी से बताएं। तो देखिएगा, सवाल हमने पोषक तत्वों को सभी से ही लिया, कहीं विटामिन का लिया, कोई प्रोटीन का है, वसा का है, और जो नॉर्मली सवाल बनते हैं उनसे थोड़ा अलग भी लेने का प्रयास हमने किया है। बताएं। सभी वाला हमेशा सभी सही नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। सभी हमेशा सही नहीं होते हैं। बता दिए जल्दी से।
हो गया। देखिए कोई कॉल आ गया था एक, बताइए। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मैरेस्मस हो जाता, बिल्कुल सही है। वैसे देखिए केवल अगर पूछे केवल प्रोटीन की कमी से, ये क्वेश्चन पिछली बार आरएस प्री में था, केवल प्रोटीन की कमी तो आएगा क्वासी ऑर्कर, क्वासी ऑर्कर। दूसरा केवल प्रोटीन और ऊर्जा, देखिए यहां ऊर्जा का मतलब ऊर्जा देने वाले 3 पौष्टिक तत्व है, प्रोटीन के अलावा और कौन से हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो सवाल ऐसा भी है जी, प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अपन कहेंगे ये मरेस्मस रोग हो जाता है, तीनों की कमी से होता है ये ध्यान रखें आप। फिर तो पहला सही है, ये हट गया। फिर मरेस्मस में शरीर बहुत दुबला पतला, यानी आंख त्वचा शुष्क हो जाती है, आंखें धंस जाती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है मेरेस्मस में शरीर में वसा और मांसपेशियां सामान्य बनी रहती है, नहीं दुबली पतली हो जाती, कमजोर हो जाती है, तभी तो शरीर दुबला पतला होगा। ऊर्जा इस तरह एकदम कम होता है, क्योंकि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व तो सभी कम हो जाते हैं, ये गलत है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, उत्तर अपना एक आ गया। चले नेक्स्ट पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अपने खनिजों से संबंधित सवाल है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम का कार्य विटामिन डी के साथ मिलकर अधिक प्रभावी होता है, यानी डी और कैल्शियम मिलते हैं तो बहुत ज्यादा हड्डियों के लिए मजबूती के लिए कार्य करते हैं। कैल्शियम की कमी से केवल रक्तचाप बढ़ता है, रक्तचाप का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास शुरू हो जाता है। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, बिल्कुल हाँ शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, कोर्स लॉन्च हो जाएंगे और आपको जल्दी से ही सूचना दे दी जाएगी ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कि कब अपने कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। तो 2-3 दिन का इंतजार कीजिएगा, जुलाई के पहले सप्ताह में। एक दो की देखिए ये भी डाउट मैसेज आए थे कि आप जो है 2-3 दिन लेट करें तो हमारा कोर्स टाइम पे, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए 2 दिन 3 दिन हम रूपरेखा बनाने में ही टाइम ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपका कवर करवा दिया जाए, जैसे ऐसा ही का है तो ऐसे ही का अपन रोज की 2-2 घंटे क्लास करवा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सिलेबस को लेके तो बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, कौन सा, 1 3 1 2 सभी। देखते हैं पहला कैल्शियम हड्डियों, बिल्कुल देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल पहला सही है। तो जैसे पहला सही हुआ ये हट जाएगा। कैल्शियम का कार्य विटामिन डी के साथ मिलकर, बिल्कुल ये हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो डी आपको याद होगा, जैसे हम कहते हैं विटामिन डी ये हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से ही तो हम लिखते हैं कि जब डी की कमी होती है बच्चों में, तो बच्चों में तो जो है रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर होकर मुड़ने लग जाती है। और इसी तरह से वयस्क में, तो वयस्क में होता है ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया ये हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर ये भी सही हुआ, कैल्शियम की कमी से केवल रक्तचाप बढ़ता है। देखिए रक्तचाप नहीं, हम कह रहे हैं हड्डियों के लिए आवश्यक, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो हड्डियां और दांत भी तो प्रभावी होंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, छिद्रित हो जाएगी, मुड़ने लग जाएगी, फ्रैक्चर का खतरा हो जाएगा। तो केवल कौन सा सही हुआ, 1 और 2, तीसरा गलत हो जाएगा यहां से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। खनिज लिखे गए हैं एक साइड में और उनके प्रमुख कार्य हैं, और आपको बताना कौन सा सुमेलित है। सोडियम शरीर में द्रव्य और विद्युत अपघटन हेतु आवश्यक होता है, यानी जो है इम्पल्स होते हैं संवेदनाओं के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम मांसपेशियां यानी मसल्स और तंत्रिका क्रिया यानी जो ये नर्वस एक्शंस होती हैं उनके लिए होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखता है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीनों या 1 और 3। अच्छा सवाल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं खनिजों से। सूक्ष्म भार कौन से, अधि भार कौन से, ऐसा सवाल भी जैसे लैब असिस्टेंट में आया हुआ है, तो बताइएगा कौन सा आ जाएगा। मैं साइड में आ जाता हूँ, बता दें इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे सोडियम का क्या कार्य है,
पोटेशियम का क्या कार्य है, कैल्शियम का क्या कार्य है, ये आपको बताना है। कौन सा आएगा? बताएगा कौन सा आएगा? बताएंगे सभी? इनके कार्य पूछे गए हैं। देखिए पहला सोडियम का बिल्कुल सही लिखा है, द्रव्य और विद्युत अपघट्य का संतुलन है, तो पहला। पोटेशियम मांसपेशियों तंत्रिकाओं के लिए, दूसरा, तो दूसरा भी, तो ये हट गया। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए, अभी हमने पढ़ा ही था, तो कौन से सही है? तीनों ही सही है, तो तीनों में यहां पर ध्यान रखें, डी में नहीं सी में लिखे गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के विकास में सहायक होता है। लौह शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन से संबंधित है। आयोडीन का संबंध अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम की क्रियाओं से है। और सही उत्तर बताएं, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 और 3। तो बताइएगा कौन सा आ जाएगा? कौन सा उत्तर रहेगा? ये भी खनिजों से संबंधित ही है। तो हमने प्रोटीन, विटामिन, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पढ़े। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के नॉर्मली अपन यहाँ पर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने करवा दिए होंगे। जैसे गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं, दूध की शर्करा किसे कहते हैं, सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। और ये अपन जब वन पाल का मैराथन था तो उसमें भी अपन कर चुके हैं। तो इसमें अब थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन, क्योंकि वो आएंगे तो वो वैसे ही आप सही कर लेंगे। तो इनके अलावा आपको और कैसे मजबूती दी जा सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। कौन सा? सभी वाला कर दूं लोग? चलो, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और हमारा YouTube चैनल माई पार्टनर साइंस, इसको सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। और LGC की जो तैयारी करें उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सहायता करें। और अपने परिवार में अपने यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं और साइंस अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको अपने चैनल के बारे में बताइएगा। और बहुत जल्दी हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस होगा कि नहीं होगा, टाइम पे करवा दिया जाएगा आपका, टाइम पे। तो फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है, पहला सही है। तो ये हट गया। लौह शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है, बिल्कुल सही। कैसे? अब लौह परिवहन में कैसे सहायता करता है? तो देखिए लौह जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन का घटक होता है, हीमोग्लोबिन का घटक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लगभग 95% के आसपास प्रोटीन और 4 से 5% लोहा होता है। और हीमोग्लोबिन खुद किसका भाग है? आरबीसी का। और आरबीसी का काम क्या होता है? गैसों का और स्पेशली ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ऑक्सीजन का लगभग 97% परिवहन किसके रूप में करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी
हीमोग्लोबिन के रूप में करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। क्लियर? तो दूसरा भी सही हो गया। तो देखिए ये हट गया। फिर है आयोडीन का संबंध अंतःस्रावी क्रियाओं से, बिल्कुल है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन, इसका मतलब ये भी हट गया, ऑप्शन अपना डी सही होगा। आयोडीन आप देखेंगे जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि यानी O2 होती है यहाँ पर गले में, श्वास नली के दोनों ओर, इंग्लिश का जो H आकार होता है उस आकार की यह ग्लैंड होती है। और एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, 25 से 30 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है और हल्का गुलाबी रंग होता है। और महिलाओं में यह ग्रंथि अपेक्षाकृत बड़ी होती है। इससे बनता है थायरोक्सिन हार्मोन। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन भी बनता है, लेकिन स्पेशली थायरोक्सिन की मैं बात करूं तो ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। इससे बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है अगर कमी होती है तो, जिसको कहते हैं जड़ वामनता, क्रिटिनिज्म कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन तभी बनेगा जब इसको आयोडीन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे आयोडीन अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्रियाशीलता या इनकी जो एक्टिविटी में सहायता करती, तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, और हम कहते हैं आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंट हो जाता है। अगला सवाल, पोषण संबंधी, यहाँ पे 3 कथन दिए, आपको सही वाला बताना है कि पोषण संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए केवल कैलोरी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि प्रोटीन और खनिजों का संतुलन सेवन भी आवश्यक होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी का प्रभाव शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली दोनों पर पड़ सकता है। संतुलित आहार की कमी से प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण दोनों हो सकते हैं, और आपको बताना है सही, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा। देखिए हमारे शरीर में जो खनिज होते हैं, आपका टाइम शुरू हो गया है, इसको मैं 15 सेकेंड दे देता। तो इस तरह के सवाल आप पहली बार ही देख रहे होंगे। तो देखिए हमारे शरीर में खनिजों की उपस्थिति के आधार पर, शरीर में उपस्थिति के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं अधिभार, अधिभार, और एक लिखा है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म भार, सूक्ष्म भार तत्व, और एक है अधिभार तत्व, यानी यह है बल्क एलिमेंट्स, और एक है यह है ट्रेस एलिमेंट्स, ये है। अब ये अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं, ये कम पाए जाते हैं। अब यहां पर कौन से हैं, जैसे देखिएगा कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसमें जैसे लोहा है, ये सवाल पिछली बार लैब असिस्टेंट में था, लोहा है, आयोडीन है, लोहा, आयोडीन, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें। क्लियर है? देखिए हाँ हाँ बिल्कुल, अपने मानव रोग के जो है उन पे स्ट्राइक लाई गई, अनावश्यक लाई गई है, उससे अपना किसी से लेन देन नहीं था। उसको बहुत जल्दी हम वापस चैनल पर लेके आ जाएंगे। मैसेज आ रहे कि कुछ वीडियो हटा दिए गए हैं, तो आप देख रहे हैं किस कारण से हटाए गए होंगे, आप समझ सकते हैं। तो वापस ले आएंगे। हमने जो है कॉपीराइट कार्ड लगाया है, तो हमने उसमें किसी का उल्लंघन नहीं किया है, हम तो टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। उसमें भी आपत्ति हो रही है लोगों को, तो आ जाएंगे वो वीडियो। बस अपन अपना ईमानदार से काम करते जाएंगे, जिनका जो करना है वो करते जाएंगे, अपन अपना ईमानदार से काम करेंगे। और भले कॉपीराइट के लगाए या कोई से ही लगाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। यानी कुछ लोग जो है आएंगे अपनी हरकतों पर, क्योंकि अपनी ईमानदार से पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द उत्पन्न कर रहा है। तो देखिए पहला, पोषण संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए केवल कैलोरी पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रोटीन और खनिजों का, तो ये जैसे यहाँ पर मैं जिंक भी कह दूं, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कोबाल्ट है, सेलेनियम है, तो ये आप यहाँ पर लिखना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। पिछली बार लैब असिस्टेंट में यहाँ से सवाल था, और इस बार एलडीसी में भी पिछला जो आपका था उसमें इस तरह के भी सवाल पूछे थे, अधिभार और सूक्ष्म भार वाला कौन सा है। तो बता दें कौन सा उत्तर रहने वाला है यहाँ पर। पहला क्या है कि पोषण संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए केवल कैलोरी पर्याप्त नहीं है, प्रोटीन खनिज बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन को शरीर की निर्माणकारी इकाई कहते हैं, निर्माणकारी इकाई कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर की निर्माणकारी इकाई कहा जाता है, बिल्कुल सही है पहला। तो ये हट जाएगा दूसरा, तीसरा यानी डी। फिर क्या है कि यहां पर पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी ट्रेस जो एलिमेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं।
की कमी शरीर की संरचना दोनों पर प्रभाव डालती है, क्योंकि जब लोहा कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी की संख्या, आयोडीन तो थायराइड ग्रंथि जो है कम काम करेगी, थायरोक्सिन नहीं बनेगी, शरीर की वृद्धि विकास, तो ये बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो दूसरा भी सही है, तो दूसरा सही है, तो ये हट गया। तीसरा क्या, संतुलित आहार की कमी से प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण दोनों हो सकते हैं, ये नहीं होंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब है तीसरा भी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, शी, काफी लोगों के सही भी है। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कार्बोहाइड्रेट का सवाल है। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। सेलुलोज मनुष्य में पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय रूप है। तो देखिए, ये जैसा आपने देखा होगा, ये सेलुलोज कर इनके ये क्वेश्चन अभी वनपाल वाले में आए थे, और हमने उनकी मैराथन में भी ये बताया था इस तरह का क्वेश्चन। तो बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिएगा, हटा दिए गए यूट्यूब से, अपन ले आएंगे वापस अपने। जैसे मैराथन क्लास रही थी, उसमें भी पता नहीं क्या आपत्ति हुई है, हटा दिया गया है। इसके अलावा मानव रोग था, इस पर भी स्ट्राइक लाई गई है, पता नहीं किस कारण से लाई गई है, ये ले आएंगे। अपना अपना काम करेंगे, बाकी अपना काम करते जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। ग्लूकोज और सेलुलोज, यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, 1 2 1 3, 2 3, 1 2 और 3। तो बता दें कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का आपसे। तो बता दें कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो सही होंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनमें 1 2 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पौष्टिक पदार्थ है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड अपन पढ़ते हैं। नमस्ते नमस्ते। एक बार साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी साइंस की स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचाने में सहायता करें। चले, कौन सा उत्तर आ रहा है, सभी वाला देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होते हैं। पहला, ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के लिए प्रमुख ऊर्जा है। बिल्कुल, जो है जब हम श्वसन पढ़ते हैं तो ग्लूकोज के टूटने से ही पायरुविक अम्ल और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, CO2 मुक्त होती है। तो ग्लूकोज को कोशिका का, ये एक बार अपने जेल पर में कोशिका का ईंधन कहा जाता है। कोशिका का ईंधन, फ्यूल ऑफ सेल कहा जाता है, बिल्कुल ऊर्जा देने वाला। पहला सही है, ऑप्शन सी हट गया। सेलुलोज मनुष्य में पाचन योग्य कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइकोजन पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय रूप है। जैसे आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जानवरों में किस रूप में जमा होता है और हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन हो जाता है। तो यहां पर बताना आपको कौन सा सही है। जो देखिए, सेलुलोज का पाचन किससे होता है, सेलुलोज का पाचन होता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स मनुष्य में एक अवशेषी अंग है, यानी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक अवशेषी अंग है, ये एक अवशेषी अंग है। तो इस कारण से ये पाचन नहीं कर पाता। सेलुलोज का पाचन मनुष्य में मुख्य रूप से नहीं होता, ये जानवरों में होता था और जानवरों में होता भी है अभी, जैसे बंदर अपने पूर्वज थे उनमें भी, तो अपने ये अवशेष के रूप में पाया जाता है। तो ये दूसरा गलत हो गया। देखिए, दूसरा गलत हुआ, दूसरा गलत होते ही आपका उत्तर भी मिल चुका है। ये अपना ऑप्शन बी होगा। कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ग्लाइकोजन पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय, बिल्कुल जो है जानवरों में, पशुओं में, जैसे मनुष्य की हम बात करें तो ये हमारे शरीर में, ये वनपाल में भी था, इससे पहले 18 ऐसा ही में पूछा गया था। तो हमारे शरीर में जैसे होता है, कहां पर, यकृत में और मांसपेशियों में होता है, लिवर एंड मसल्स में होता है, यकृत और मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पेड़ पौधों में, पादप में, ये था वनपाल में इसमें, तो पादप में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च कह दो या इसको अपन मंड कह सकते हैं, मंड के रूप में होता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, ये कथन दिए गए, इनके बारे में बताना आपको सही करके। कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उपवास, यानी जो फास्ट रखा जाता है, इस स्थिति में ग्लाइकोजन टूटकर रक्त में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में सवाल पूछा गया है, यानी कार्बोहाइड्रेट कहाँ जमा होता है, कैसे बदला जाता है वापस, और कितनी ऊर्जा इसे प्राप्त होती है।
देखिए कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा कहीं पे आपको 4 किलो कैलोरी भी मिल जाएगी, कुछ किताबों में 4.2 मिल जाएगी। तो बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। सभी वाला, नमस्ते, सभी वाला आंसर आ रहा है। देखते हैं पहला, कार्बोहाइड्रेट से प्रति ग्राम 4, बिल्कुल प्रोटीन के बराबर ही होती है, 4 या 4.2 कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये सही हो गया, ये हट गया। अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय लीवर द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में, यानी जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो लीवर का एक काम लिखते हैं कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। जो कहते हैं जो है इसमें ग्लाइकोजेनेसिस और एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, ये लीवर और मांसपेशियों में होता है। और तो दूसरा भी सही है, तो दूसरा सही होती है, ये हट गया। तीसरा क्या, जब भूखे रहते हैं तो ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है वो वापस किस में होता है, ग्लूकोज में, ताकि ब्लड में ऊर्जा स्तर बना रहे। बिल्कुल सही है। तो ग्लाइकोजेनोसिस और इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये दोनों ही काम लीवर के होते हैं, यकृत के होते हैं स्पेशली। यकृत रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन जब ज्यादा और ग्लूकोज ब्लड में कम हो तो उस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने में भी सहायता करता है। तो ये यहां पर आप देखेंगे तीनों ही सही है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन अपना डी होगा, यहां पर डी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, ये फैट के बारे में, वसा प्रति ग्राम लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। सभी वसा जल में आसानी से घुल जाती है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में ऊर्जा का प्रमुख संचय रूप है, यानी हमारे शरीर में इकट्ठी होती है। 1 2 1 3 2 3 और सभी। वसा का वैसे ये ज्यादातर सवाल ये ऊपर जो लिखा है ये अलग से ही पूछा जाता है। आपके पास 10 सेकंड का समय शुरू हो गया है, जल्दी से बताएं। जैसे यही बात है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो बताएं कौन सा आ जाएगा। आप बताएं। देखिए एक कॉल आया है, तब तक आप बता दें कौन सा रहेगा। चलें, कौन सा है। कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि वसा से लगभग 1 ग्राम से 3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। वैसे 9.3 भी हम कह सकते हैं, 9.3 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा देखिए सभी ये गलत हो जाएगा। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आप खुद देख लें गलत क्यों होगा, क्यों होगा। ये तो बिल्कुल सही है, तो पहला सही है, ये हट गया। सभी वसा जल में घुलनशील, जल में घुलनशील जो है वसा आसानी से नहीं होती है, वसा पानी में नहीं घुलती है आसानी से।
तो ये गलत हो गया। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड शरीर में ऊर्जा का संचय रूप है, बिल्कुल सही है। तो एक और तीन, एक और तीन, तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहां पर? अपना ऑप्शन बी आएगा, बी ऑप्शन है। और फिर देखिएगा, चलते हैं अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह है HDL को सामान्यतः अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एलडीएल का उच्च स्तर धमनियों में ब्लॉक बनने से, यानी ये ब्लॉक बनने से जुड़ा हो सकता है, यानी ये थक्का बना सकता है या नुकसानदायक होता है, बनने से जुड़ा हो सकता है। एचडीएल का मुख्य कार्य उत्तक यानी त्रिसूचक कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक पहुंचाने में सहायता करना। सही कथन बताना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पहला दूसरा और तीसरा, सभी बता दें कौन सा सही होगा। क्या होता है एचडीएल? एचडीएल क्या होता है? जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, हाई और लो। अब आपसे, ये तो फुल फॉर्म है इनकी, एचडीएल और एलएचएल की। तो कौन सा आ जाएगा बता दें? बिल्कुल सभी वाला। देखिए जो एचडीएल है, इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये ज्यादा होना चाहिए, शरीर में नुकसानदायक। एलडीएल जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड, ये कम होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक होगा धमनियां ब्लॉकेज हो जाएगी, अटैक आने के चांसेस होंगे। तो बिल्कुल पहला दूसरा। और एचडीएल का मुख्य कार्य उत्तक से कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक पहुंचाना है, ताकि जो फैट आदि होता है ब्लड में वो कम किया जा सके। बिल्कुल सही है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। आप देखते हैं जांचों में रहता है एचडीएल और एलडीएल, तो एच मतलब अच्छा मान ले, ये ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है, अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर आ जाएगा। और ये आसान सा सवाल है, हालांकि आरएस में आया हुआ है, आरएस प्री में। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है? कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सही उत्तर आपको बताना है 1 2 3 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, ये बताना। फैट सोल्यूबल, हम पढ़ते हैं विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जो लिखा था मेटाबॉलिक कंट्रोलर या उपापचय नियंत्रक के रूप में जाने जाते हैं। तो जल्दी से बताएं, इसके लिए तो 5 सेकंड का ही समय देना चाहिए। तो बता दें कौन सा सही होगा। साइड में आ जाता हूं मैं, बहुत आसान सा सवाल है। कौन सा हुआ है? सभी वाला। देखिए विटामिन ए वसा में घुलनशील है, हम पढ़ते हैं ADE आ देख, आ देख। तो ADE और के, वसा में घुलनशील कौन सा है? तो ADE ये लिखा है, तो सभी वाला है। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? ये थे वसा में, और जल में होते हैं वो है विटामिन बी समूह, यानी बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा आंसर हुआ? ये ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। तो एक बार साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये एलडीसी का जो पोषक तत्व, देखिए अपन ब्लड वाला पढ़ चुके हैं, रक्त का पाचक, ये पोषक जो है, इसमें रोगों का हम पढ़ चुके हैं, पोषक पदार्थ हमने पढ़ लिए। तो ऐसे जो चैप्टर हैं वो हम परीक्षा से पहले, देखिए अगले 2-3 दिन में अलग अलग चैप्टर लेके आएंगे। जैसे अगली जो क्लास होगी उसमें हम 2-3 साथ में चैप्टर
एक साथ इंक्लूड करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी चैप्टर में या इस क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।